नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के पार्ट 3 के बारे में। तो दोस्तों यदि इसके पहले आपने गुप्त काल के पार्ट 1 और 2 के बारे में नहीं देखा हो तो प्लीज़ अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उसमें इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के प्रमुख अभिलेखों, प्रमुख रचनाओं और प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो इसको आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो अवश्य ही गुप्त काल से किसी भी एग्जाम में उठकर अवश्य ही आता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख के बारे में, जो कि प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में अवस्थित है। यह समुद्रगुप्त शासन से जुड़ा हुआ है और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसके दरबारी कवि जो थे हरिशेण, उनके द्वारा यह चंपू शैली में कृत है। साथ ही दोस्तों आपको यह याद अवश्य रखना है कि यह गुप्तकालीन पहला अभिलेख है जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। दूसरे अभिलेख की बात करते हैं उदयगिरी के बारे में, जो कि शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में बात की गई है और इसे बनाया किसने है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन शाह द्वारा इसे अभिलेखित किया गया है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं महरौली के लौह स्तंभ के बारे में, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। यह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य से ही संबंधित है। इसमें चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। ये देखिए दोस्तों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह महरौली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। चौथे हम बात करते हैं तुमैन का अभिलेख, अर्थात यह अशोकनगर में अभिलेखित है। इसमें कुमारगुप्त शासक से संबंधित है, जिसे शरतकालीन सूर्य के बारे में बताया गया है, अर्थात शासक कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है। पांचवा मंदसौर अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त से ही संबंधित है। इसमें प्रथम बार सूर्य उपासना का वर्णन किया गया है। साथ साथ रेशम बुनकरों के संघ के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। छठवा सूपिया का अभिलेख, जो कि रीवा में संबंधित है। इसमें शासक स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और उनके द्वारा ही ये कृत है। साथ साथ इसमें गुप्त वंशावली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है घटोत्कच वंश के बारे में स्पेसिफिक जानकारी जरूर मिलती है। सातवां जो है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यह शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताया गया है और इसमें हूण आक्रमण के बारे में भी बताया गया है। आठवां ऐरण अभिलेख, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों, यह सागर जिले में अभिलेखित है। नौवां सांची का अभिलेख, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित है और इसमें क्या है महत्वपूर्ण तत्व, तो इसमें हरि स्वामिनी द्वारा काकनाथ बाट में आर्य संघ को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। साथ साथ दोस्तों आपको याद अवश्य रखना है कि काकनाथ बाट जो है वह सांची का ही पुराना नाम था। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फैक्ट के रूप में उठ के सीधे सीधे आ सकते हैं कि गुप्तकालीन पहला चंपू शैली में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है, तो आपको लिखना है प्रयाग प्रशस्ति, या इसके रचनाकार कौन है, हरिशेण है। वराह अवतार का पहला उल्लेख किस में मिलता है, तो उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। फिर शरतकालीन सूर्य की भांति किस शासक को बताया गया है, तो यह कुमारगुप्त को बताया गया है और यह अभिलेख कहाँ अवस्थित है, तुमैन में, अशोकनगर जिले में। फिर पहली बार सूर्य उपासना का अभिलेख या उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो यह मंदसौर अभिलेख में किया गया है। साथ साथ ही इसमें प्रथम बार रेशम बुनकरों के संघ के बारे में जानकारी मिलती है। अब सूपिया अभिलेख के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो घटोत्कच वंश की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह रीवा का सूपिया अभिलेख है। छठवां जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आपको प्रथम बार वामन अवतार के बारे में पता होगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हूण आक्रमण की पहली बार हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला गुप्तकालीन अभिलेख कौन सा है, तो वह जूनागढ़ का प्रसिद्ध अभिलेख है। सातवां प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेखित साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो यह ऐरण में मिला है और यह सागर जिले में अवस्थित है। साथ ही साथ काकनाथ बाट किसका प्राचीन नाम है, तो यह सांची का प्राचीन नाम है। आगे की स्लाइड में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा गुप्त काल में बहुत से प्रमुख रचनाकार थे और उनकी रचनाएं थी, जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं और अपने आदर्शों में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं और उनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाकवि कालिदास के बारे में।
क्योंकि इनके उल्लेखित जो रचनाएं हैं वह आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं और सभी को इनसे कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेघदूतम के बारे में, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा कृत है। दूसरा मालविका अग्निमित्रम के बारे में, जो कि महाकवि कालिदास के बारे में उल्लेखित है। साथ ही इसमें शुंग साम्राज्य के अग्निमित्र के बारे में बताया गया है। मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्रसंग हुआ है उसके बारे में इसमें उल्लेखित किया गया है। आप देख सकते हैं पहला फोटो जो है ये महाकवि कालिदास के बारे में ही है। तीसरा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह महाकवि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और रघुवंशम, यह भी महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने एक मुद्रा के द्वारा अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, या फिर घनानंद के विरोध में किस प्रकार एक मुद्रा जो है वह चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसके बारे में जो है विशाखदत्त जी ने बहुत ही रोचक प्रसंग लिखा है। साथ साथ आप देख सकते हैं देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखदत्त के द्वारा रचित है। यह जो फोटो देख रहे हैं सेकंड नंबर में, वह महाकवि विशाखदत्त जी हैं। इसके बाद हम आते हैं वराहमिहिर जी के बारे में, जिन्होंने ब्रह्मत्थ संहिता लिखी है। इसके बाद ब्रह्म सिद्धांतिका, जो कि गणित से संबंधित प्रमुख पुस्तिका कहलाई जाती है। इसमें जो है गणित से संबंधित कई सारे सूत्र जो हैं वह उल्लेखित हैं। यज्ञ, हवन, इन सब के बारे में जो भी अनुमानित जो आंकड़े हैं कि कितने प्रकार से किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में ब्रह्मगुप्त जी ने विस्तृत तरीके से बताया है। इसके बाद हम आर्यभट्टियम के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्यभट्ट जी ने लिखा है। इसमें सर्वप्रथम शून्य की बात की गई है। 11वां पंचतंत्र, जो कि आप सभी को पता होगा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि यह जो पुस्तक है यह संसार की सबसे पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। और साथ साथ इसके अनुवाद जो हैं विश्व के विभिन्न भाषाओं में कई बार किए गए हैं। सबसे पहले आप आर्यभट्ट जी का चित्र देखिए। उसके बाद जो है हम 12वें नंबर पे आते हैं, जो है न्यायावतार, जो सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है। और अंत में हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, जो महाकवि वराहमिहिर जी के द्वारा लिखा गया है, जिनमें से पच्च सिद्धांतिका प्रमुख है। अब आगे की ओर हम बात करेंगे और देखेंगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर या फिर गुप्त काल के प्रसिद्ध स्थापत्य कला, जिनमें से अधिकतर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, जिनको देखकर आपको अवश्य अनुमान लग जाएगा किस प्रकार गुप्त काल में किसी एक क्षेत्र में नहीं वरन सभी क्षेत्रों में साहित्यिक और हर प्रकार की स्थापत्यिक हर प्रकार की उन्नति की गई है। आइए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर और उनके स्थानों के बारे में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जैसा कि दोस्तों आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, यह तिगवा का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, जो जबलपुर में वर्तमान में अवस्थित है। इसके बाद आप देखते हैं भूमरा का शिव मंदिर, जो कि सतना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह भूमरा के शिव मंदिर का चित्र है। तीसरे नंबर पे आते हैं हम नचना कुठार का विश्व प्रसिद्ध पार्वती मंदिर, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार का मंदिर, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। और पांचवा जो है भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इनमें से कई ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, जो कि प्रसिद्ध कई सारे एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। इनमें से एक फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, भीतरगांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो कानपुर में अवस्थित है, वह ईंटों से बना हुआ गुप्त काल का प्रथम मंदिर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह तीसरा पार्ट समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको अभिलेखों के बारे में बताया, प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताया और प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बताया। तो दोस्तों इन सब से आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार गुप्त काल अपने चरमोत्कर्ष पर था और किस लिए उसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसके पहले के अगर दो आपने नहीं देखे हो वीडियो, तो इसे अवश्य देखें, यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक में दिया हुआ है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।